जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट टिक्स चैनल। RSR हॉट टिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का कुछ दिनों से ये सीरीज चल रहा है, वन डे वन चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, वो भी हम लोग ज्ञान बिंदु के फुल नोट डिटेल्स के साथ, वो भी हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले कर चुके हैं। आप यदि नहीं किए हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बना हुआ प्लेलिस्ट, वहाँ से आप बारीकी से कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग केवल सब्जेक्टिव देखेंगे। आज का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम लोग रिस्पायरेशन देखेंगे और प्लांट एंड ह्यूमन देखेंगे, यानी कि पौधे और मानव में श्वसन क्रिया देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक्चुअली पढ़ाई तो सब शुरू करते हैं बट उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक आपको बैठे रहना और इसको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि आधा ज्ञान वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो ज्ञान पूरा लेना है। और बता दें, एक हमारा ही चैनल है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। करंट अफेयर्स, यदि आप अगर करंट अफेयर्स से वंचित हैं, करंट अफेयर्स आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। रोज़ अप्रॉक्स 5 से 6 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाती है। तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और बता दें कि सभी फिलहाल ही ये अगस्त महीने, एक्चुअली फ़िलहाल तो नहीं कर सकते आज, क्योंकि 16-17 तारीख हो गया, तो अगस्त महीने समाप्त हुई है। अगस्त महीने से जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, सबका एक वीडियो अपलोड है, वन शॉट वीडियो, आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। और शुरू करने से पहले बता दें कि ये हमारा बिहार का वीडियो है। ये वीडियो अप्रॉक्स 40 से 41 मिनट का वीडियो है। इसमें आपको हम पढ़ाई नहीं है, इसमें आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ, यदि अगर कहीं मैप का भी जरूरत पड़ा है तो मैप के साथ ये वीडियो आपके लिए वन शॉट वीडियो है। किसी भी एग्जाम में अगर बिहार से प्रश्न आता है, ठीक है, तो उसमें से अगर 10 प्रश्न आता है, उसमें से आप 6 से 7 प्रश्न के आप हकदार हो जाएंगे। ये 8 भी हो सकता है, ठीक है। वीडियो को आपको 1 से 2 बार जरूर देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे RSR हॉट टिक्स करके सर्च करके आप जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग का वन डे वन चैप्टर चला, तो वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा। चलिए तो देखते, सजीवों के शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शरीर में श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के भीतर भोजन का ग्लूकोज तथा एंजाइम के मदद से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन की क्रिया शरीर के कोशिकाओं में होता है, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे भोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन अपशिष्ट के रूप में बनते हैं, जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन के उपरांत जल भी बनते हैं, परंतु जल को श्वसन अपशिष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जल शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का कोशिका द्वारा तुरंत उपयोग नहीं होता है, बल्कि यह ऊर्जा कोशिका में ही ATP अणुओं के रूप में संचित हो जाता है, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ATP अणु टूटकर ऊर्जा निर्मुक्त कर देते हैं। श्वसन के दौरान बने समस्त ऊर्जा ATP अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और कोशिकाओं के भीतर ATP का निर्माण हेतु
एडीपी तथा फास्फेट अणुओं की आवश्यकता होती है जो कोशिका में मौजूद रहता है। एडीपी प्लस फास्फेट प्लस ऊर्जा और ये शोषण से बना है और तब जाके क्या बनता है, एटीपी बनता है। कोशिका के भीतर जब ऊर्जा की जरूरत होती है तब जल के सहायता से एटीपी अणु को विखंडित कर दिया जाता है और तब एटीपी से एडीपी और फास्फोरस प्लस ऊर्जा पर्याप्त होता है। श्वसन में इस्तेमाल होने वाला भोजन ग्लूकोज, क्या श्वसन में इस्तेमाल होने वाले भोजन जो ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं तथा श्वसन के दौरान एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहते हैं। अब श्वसन के प्रकार हम लोग देख लेंगे। कोशिका में होने वाला श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अवयवी जिसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं और एक होता है अवयवी जिसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अब हम लोग अवयवी श्वसन देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या, यदि कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर एटीपी बनता है तो इसे अवयवी श्वसन कहते हैं। अगर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो तो उस स्थिति में भी अवयवी श्वसन ही होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव जैसे जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, उन जीवों में अवयवी श्वसन ही होते हैं। जीवाणु तथा पौधे के कोशिका में अवयवी श्वसन होने पर इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जैसे C6H12 और O6। O2 की उपस्थिति में 2C2 और H5OH प्लस 2CO2 और 2 एटीपी बनता है। जीवाणु के कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। जीवाणु के कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, अतः इसमें हमेशा अवयवी श्वसन ही होता है। पौधे के कोशिका में अवयवी श्वसन उन स्थिति में होता है जब पौधे के कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तथा जंतु तथा मानव के कोशिका में भी जब कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तब कोशिका में अवयवी श्वसन शुरू हो जाता है और जंतु तथा मानव में अवयवी श्वसन पर लैक्टिक अम्ल तथा 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। C6H12 और O2 की अनुपस्थिति में 2C3H6O3 और 2 एटीपी बनता है। जब व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करता है अथवा जल्दी कार्य करता है, इस स्थिति में पेशी कोशिकाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण पेशीय कोशिकाओं में अवयवी श्वसन शुरू के कारण पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनता है जो पेशीय जकड़न या ऐंठन उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम लोग अवयवी श्वसन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। अवयवी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसके अतिरिक्त वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का होना अनिवार्य है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के मदद से संपन्न होता है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38 एटीपी का अणु निर्माण होता है। C6H12 और O6 6CO2 और 6O2 और 38 एटीपी बनता है। अब हम लोग श्वसन प्रक्रिया देखेंगे। श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार और कैसे होता है। कोशिका में 2 महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बाद श्वसन संपन्न हो जाता है। सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होती है, उसके बाद क्रेब्स चक्र अभिक्रिया पूरा होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस श्वसन के दौरान सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस होता है। यह अभिक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल तथा 2 एटीपी ऊर्जा बनता है।
C6H12O6 से 2C3H4O3 प्लस 4H प्लस 2 ATP बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में 4 हाइड्रोजन परमाणु भी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 4 हाइड्रोजन परमाणु भी बनते हैं और H परमाणु माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर 6 ATP ऊर्जा बनाने में सक्षम होता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में नहीं रहने पर यह H परमाणु इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में बनने में खर्च हो जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में था। अब हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में देखेंगे। क्रेब्स साइकिल इस अभिक्रिया का सर्वप्रथम खोज हैंस क्रेब्स ने किया था। कौन किया था? हैंस क्रेब्स ने किया था, जिसके कारण इसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया या साइकिल कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में क्रेब्स साइकिल नहीं हो सकता। क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने पाइरूवेट अम्ल का पुनः ऑक्सीकरण होता है तथा प्रत्येक पाइरूविक अम्ल में 15 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक ग्लूकोज अणु से 2 अणु पाइरूविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस के दौरान बना है, अतः क्रेब्स साइकिल में 2 पाइरूविक अम्ल से 30 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल के उपरांत श्वसन संपन्न हो जाता है और एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। नोट में देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल का चर्चा यहाँ संक्षिप्त रूप से की गई है। विस्तार पूर्वक जानने हेतु NCERT क्लास का 11th का जीव विज्ञान पुस्तक देखें। ठीक है, अब हम लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर देखेंगे। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे का अंतर देखेंगे, वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का होना अनिवार्य है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका में कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाता है। तीसरा अंतर देखेंगे, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। चौथा अंतर देखेंगे, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनते हैं। पांचवा अंतर देखेंगे हम लोग, वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु 38 ATP ऊर्जा निर्माण करता है, जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु केवल 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल दोनों होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब हम लोग श्वसन भागफल देखेंगे। श्वसन क्रिया में निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन तथा अपशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक क्या हुआ? निष्कासित CO2 का आयतन और अपशोषित CO2 का आयतन। श्वसन अभिक्रिया में जब कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है तब श्वसन भागफल का मान 1 होता है, लेकिन जब प्रोटीन तथा वसा का इस्तेमाल होता है तब श्वसन भागफल 1 से कम होता है और श्वसन प्रक्रिया में कभी भी शुद्ध वसा तथा प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब हम लोग बाह्य श्वसन देखेंगे। बाह्य श्वसन में क्या है? पौधे तथा जंतु में मुख्य रूप से वायवीय श्वसन पाए जाते हैं और वायवीय श्वसन में सांस लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया ही होती है, जिसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। बाह्य श्वसन पौधे तथा जंतु में अलग अलग तरीके से होते हैं। पौधे में बाह्य श्वसन कैसे होता है? तो पौधे में बाह्य श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होता है।
पौधे विसरण विधि द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। पौधे का सभी भाग अलग अलग श्वसन करते हैं। पौधे की जड़ें में पाया जाने वाला मूलरूम मिट्टी के कणों के बीच फंसे वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। जलीय पौधे जल में घुले ऑक्सीजन को विसरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं तथा जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर देते हैं। बड़े पौधे के तना में श्वसन गैस O2 तथा CO2 का आदान प्रदान हेतु वातरंध्र पाए जाते हैं और छोटे या शाकीय पौधे के तना में वातरंध्र का अभाव होता है। इन पौधे के तना में गैसीय आदान प्रदान हेतु रंध्र पाए जाते हैं। पौधे की पत्तियों में श्वसन गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है और पौधा की पत्तियां दिन में श्वसन हेतु वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता, क्योंकि दिन में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होते रहता है, लेकिन पत्तियां रात में श्वसन हेतु वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। पौधे में होने वाले वायु श्वसन की 3 प्रमुख विशेषताएं। पहली प्रमुख विशेषताएं में आता है कि पौधे के सभी भाग जड़, तना, पत्ती अलग अलग श्वसन करते हैं और पौधे के श्वसन गैसों का विसरण नहीं होता। इसके विपरीत जंतु या मानव में श्वसन गैस का विसरण होता है। पौधे को जीवन यापन हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं में वायु श्वसन देखेंगे। तो मोनेरा तथा प्रोटिस्टा समुदाय के एक कोशिकीय जीव में श्वसन गैस O2 तथा CO2 का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण विधि द्वारा होता है और मोनेरा समुदाय के जीव में केवल अवायवीय श्वसन होता है, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। पॉरीफेरा स्पंज, जिसे स्पंज भी कहा जाता है, पॉरीफेरा तथा सिलेंट्रा नाइजीरिया या हाइड्रा संघ के जीवों में भी श्वसन गैस का आदान प्रदान शरीर के सतह से विसरण विधि द्वारा ही होता है। कीट तथा मकड़ी वर्ग के जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान हेतु विशेष अंग पाए जाते हैं तथा जिसे ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया एक नली, जिसे ट्यूब कहते हैं, ठीक है, एक नली के समान रहती है, जिसकी एक सिरा शरीर के अंदर सीधे ऊतकों से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा शरीर के सतह पर एक छिद्र आकार की संरचना के रूप में खुलती है। इस छिद्र को श्वास रंध्र, ठीक है, श्वास रंध्र कहते हैं। श्वास रंध्र छिद्र से ही वायुमंडलीय गैस ट्रेकिया में प्रवेश करते हैं तथा सीधे ऊतकों की कोशिका में पहुंचती हैं। मछली जैसे जलीय जीवों में वायु श्वसन हेतु क्लूम, जिसे गिल्स कहते हैं, ठीक है, क्लूम नामक संरचना होती है। गिल्स जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं और गिल्स केवल जलीय श्वसन हेतु उपयुक्त है। इस संरचना द्वारा जीव वायुमंडलीय गैसों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कीचड़ युक्त तालाबों में, ठीक है, कीचड़ युक्त तालाबों में रहने वाली कुछ मछलियां जैसे गरई, सिंधी, कवई, मांगुर आदि में गिल्स के अतिरिक्त सहायक श्वसन अंग पाए जाते हैं। सहायक श्वसन अंग से ये मछली वायुमंडल ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं और यही कारण है कि ये मछलियाँ ज़्यादा समय तक पानी के बाहर भी जिंदा रहती हैं। अब स्तनधारी यानी कि ह्यूमन यानी कि मानव में वायु श्वसन को संपन्न कराने हेतु एक विकसित श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, जिसे फेफड़ा की भूमिका में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाती है। अब मनुष्य में श्वसन तंत्र के बारे में अब हम लोग देखेंगे।
मानव के श्वसन तंत्र का प्रारंभ एक जोड़े नासिक रंध्र से होता है और नारिक नहीं, यहाँ नासिक होता है, ठीक है। नासिक रंध्र मुख से ठीक ऊपर लगभग गोलाकार आकृति की होती है। दोनों ही नासिका रंध्र भीतर की ओर अलग अलग नासिका विषम में खुलती है। दो नासिका विषम के बीच एक लंबी अस्थि होती है जिसे नासा अस्थि कहते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग नाक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नासिका विषम के अग्र भाग में रोम युक्त त्वचा पाए जाते हैं जिससे श्लेष्मा लगे होते हैं। नासिका विषम की यह रोम युक्त त्वचा हवा के धूलकण को हवा से छानकर अलग कर देती है। नासिका विषम के पिछले भाग में संवेदी कोशिका पाए जाते हैं जिनके द्वारा हवा के सुगंध द्वारा दुर्गंध का पता चलता है। इस क्षेत्र को घ्राण क्षेत्र तथा श्वसन क्षेत्र भी कहा जाता है। नासिका विषम मुख गुहा के पीछे ग्रसनली में खुलता है। ग्रसनी से श्वसन मार्ग का प्रारंभ कंठ द्वारा से शुरू होता है। ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस नामक का एक ढक्कन पाया जाता है। जैसे ही हवा ग्रसनी में पहुंचता है, ग्लोटिस के ऊपर से हट जाता तथा हवा ग्लोटिस से होकर श्वास मार्ग के अगले हिस्से में पहुंच जाता है। ग्लोटिस उपस्थित की बनी होती है, किसी उपस्थिति की, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। बनी रहती है जो गले पर उभार की तरह दिखती है। गले के उस उभार को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है। एडम्स एप्पल नर मानव में ही व्यक्त होने के बाद ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ग्लोटिस के पीछे स्वर तंत्र, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। स्वर तंत्र लैरिंक्स पाया जाता है जिसमें ध्वनि की उत्पत्ति हेतु कंपनशील स्वर झिल्ली, ठीक है, वोकल कार्ड जिसे कहते हैं, पाया जाता है। मनुष्य का आवाज़ लैरिंक्स से ही निकलता है। इस संरचना को मानव का साउंड बॉक्स कहा जाता है। लैरिंक्स पीछे की और श्वास नली में खुलता है। मानव की ट्रेकिया लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका व्यास लगभग 16 mm होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया की नली की दीवार पतली तथा कमजोर होती है। इसे मजबूत देने हेतु ट्रेकिया की पूरी लंबाई में उपस्थित के बने अर्धवल संरचना पाई जाती है। ट्रेकिया गर्दन को पार कर छाती वाले हिस्से में पहुंचकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। इन दोनों भाग को ब्रोंकाई, ठीक है, जिसे ब्रोंची कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई के ऊपर उपस्थिति के बने पूर्ण वलय उपस्थित रहते हैं। दोनों ही ब्रोंकाई बाएं दाएं हिस्से में बांटकर फेफड़ा यानी कि लंग्स में प्रवेश करती हैं। फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित स्पंजी गुलाबी तथा थैलीनुमा संरचना है। फेफड़े की संख्या 2 होती है। बाईं ओर फेफड़ा 2 थैलियों से युक्त और दाईं ओर की एक बड़ी और 2 छोटी थैली युक्त संरचना से बंधी रहती है। फेफड़ा वक्ष गुहा के जिस भाग में स्थित होती है उसे प्यूलर गुहा भी कहते हैं। प्यूलर गुहा के चारों ओर झिल्लिया का पतला आवरण रहता है जिसे पेराइटल प्यूरा कहा जाता है। ब्रोंकाई यानी कि ब्रोंची फेफड़ों में प्रवेश कर उनके छोटी नलियों में विभक्त हो जाती है जिसे ब्रैंकिओल्स कहते हैं। पुनः ब्रैंकिओल्स कई शाखाओं में विभक्त होती है जिन्हें वायुकोष्ठ वाहिनी भी कहते हैं। प्रत्येक वायुकोष्ठ वाहिनी वायुकोश पर आकर समाप्त हो जाती है। श्वसन मार्ग के प्रारंभ नासिका रंध्र से होता है तथा वायुकोष्ठ पर आकर समाप्त हो जाता है। दोनों फेफड़ों में
3 गुने 10 के पावर 8 वायु कोष्ठ पाए जाते हैं तथा फेफड़ों में 400 से 800 वर्ग फीट सतह श्वसन गैसों O2 तथा CO2 के आदान प्रदान के लिए उपलब्ध रहता है। अगला हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे फेफड़े के प्रत्येक वायु कोष्ठ के चारों ओर बहुत ही महीन रक्त वाहिका मौजूद रहती है जिनमें रक्त भरा रहता है। वायु कोष्ठ में ही हवा का ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करते हैं तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल आता है। वायु कोष्ठ तथा अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होती है और विसरण क्रिया श्वसन गैसों के दाबों में अंतर का कारण संपन्न होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग वायु कोष्ठ और अशुद्ध रक्त के बारे में देख लेंगे। सो प्रतिशत मात्रा जो 15 से 16 होता है, ठीक है, ये प्रतिशत मात्रा होता है और औसत दाब जो 114 से 121 होता है, ये अशुद्ध में 60 से 66 mN होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, जो देखिए ये क्या है, सो ये देखिए, इसको ये समझना है कि जैसे ऑक्सीजन वायु कोष्ठ से अशुद्ध में जाता है, ठीक है, और ये अशुद्ध फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु कोष्ठ में आता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिशत कितना है, यानी कि वायु कोष्ठ ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 15 से 16 और औसतन दाब कितना होता है 114 से 121 nm। और जब हम लोग अशुद्ध जब ये आता है कितना आता है 60 से 66। ठीक है, ये ध्यान रखें। सिर्फ उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम लोग श्वसन की क्रिया विधि देखेंगे। श्वसन की क्रिया विधि में श्वसन या बाह्य श्वसन की पूरी प्रक्रिया 2 अवस्थाओं में संपन्न होती है। यह 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, प्रश्वास या श्वास लेना, ठीक है, उच्छ्वास यानी कि सांस छोड़ना। तो श्वास लेना में क्या, इस प्रक्रिया में हवा नासिका रंध्र में वायु मार्ग में होते हुए वायु कोष्ठ में पहुंचती, जो ऊपर समझा है, और सांस लेते समय डायफ्राम पीछे की ओर खिसकता है तथा पसलिया के बीच पाए जाने वाले अंतःकोशीय मांसपेशी में संकुचन होता है, जिससे सभी पसलियां फैल जाती है। डायफ्राम के पीछे खिसकने तथा पसलियों के फैलने के कारण फेफड़ा भी फैल जाता है, जिससे फेफड़ा में मौजूद वायु का दाब वायुमंडल में मौजूद वायु के दाब से कम हो जाता है। फलस्वरूप वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब हम लोग उच्छ्वास यानी कि सांस छोड़ना समझेंगे। ठीक है, इस अवस्था में श्वसन के पश्चात वायु उस पथ के द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में आती है जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश किया था। उच्छ्वास के दौरान डायफ्राम तथा पसलियां पुनः अपने स्थान पर आ जाती है, जिससे फेफड़ा सिकुड़ जाता है और फेफड़े में स्वयं फैलने तथा सिकुड़ने का गुण नहीं होता। ठीक है, फेफड़ों में स्वयं फैलना तथा सिकुड़ने का गुण नहीं होता है और फेफड़ों के ऊपर स्थित पसलियां एवं डायफ्राम के फैलने और सिकुड़ने से ही फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है। ठीक है, ये फेफड़ा फैलता और सिकुड़ता नहीं, लेकिन फेफड़ा के ऊपर जो स्थित पसलियां या डायफ्राम के कारण जैसे वो डायफ्राम या पसलियां फैलता है सिकुड़ता है, उसी प्रकार फेफड़ा भी फैलता और सिकुड़ता है। बाह्य श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रवास तथा उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना कहते हैं। ठीक है, सांस लेना और छोड़ना को सम्मिलित रूप से ब्रीथिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इसे ऑक्सीजन यानी कि प्रश्वासी वायु, उच्छ्वासी और वायु कोष्ठ वायु में। ठीक है, तो हम लोग क्या है, सांस
अप्रश्वासित वायु 21% और उच्छ्वासित वायु 16% और वायुकोष्ठ में वायु 14%। यानी कि हम लोग सांस ऑक्सीजन लेते हैं कितना 21%, छोड़ते हैं कितना 16% और वायुकोष्ठ में ऑक्सीजन कितना रह पाता है तो 14%। सेम उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% लेते हैं, छोड़ते हैं 4% और रहता है 5.5%। नाइट्रोजन 78% और 78% भी छोड़ देते हैं और रहता है कुछ भी नहीं। और जल वाष्प यानी कि 1.25% लेते हैं और छोड़ते हैं 6.2% और 6.2% रह जाता है। फेफड़ों में वायु की मात्रा समान श्वसन के दौरान आधा लीटर हवा सांस के द्वारा खींची एवं छोड़ी जाती है। हवा के इस आयतन को लहरी आयतन कहते हैं। समान स्थितियों में व्यक्ति मानव 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है और छोड़ता है। कितना 15 से 18 बार प्रति मिनट। टाइडल आयतन 500 ml का 2/3 हिस्सा ही फेफड़े के वायुकोष्ठ तक पहुंच पाता है, शेष 1/3 हिस्सा वायु मार्ग में ही रह जाता है। यदि खूब दम लगाकर सांस लिया जाए तो लीटर अतिरिक्त हवा खींची जा सकती है और हवा के इस आयतन को प्रश्वसन का संरक्षित आयतन कहा जाता है। अगर खूब दम लगा के सांस छोड़ा जाए तो 1.5 लीटर अतिरिक्त हवा छोड़ी जा सकती है और हवा के इस आयतन को उच्छ्वसन का संरक्षित आयतन कहा जाता है। इस तरह खूब दम लगाकर सांस खींचने और सांस छोड़ने में लगभग 4 लीटर हवा खींची और छोड़ी जा सकती है। इसे श्वसन की जैविक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक क्षमता कहते हैं। फेफड़ों में अधिकतम 5.4 लीटर से 6 लीटर हवा भर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः फेफड़े के अंदर लगभग 3 लीटर हवा भी भरी रहती है। जिस क्रियाशील अपशिष्ट आयतन कहते हैं। अगर पूरे दम लगाकर भी सांस को छोड़ा जाए तो भी फेफड़े में मौजूद संपूर्ण हवा को बाहर नहीं निकाला जा सकता और खूब दम लगाकर सांस छोड़ने पर भी 1 से 1.5 लीटर फेफड़े में मौजूद ही रहता है। ठीक है, और इसे अपशिष्ट आयतन कहते हैं। मानव शरीर में गैसों का परिवहन कैसे होता है सो हम लोग देखेंगे। तो फेफड़े के वायुकोष्ठ, ठीक है, जिसे वायुकोष्ठ में पहुंचा हवा से ऑक्सीजन निकलकर रक्त में आ जाता है। फेफड़े के वायुकोष्ठ में पहुंचा हवा से ऑक्सीजन निकलकर रक्त में आ जाता है और ऑक्सीजन रक्त के लाल रुधिर कोशिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन से जुटकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है तथा रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। रुधिर के लाल रक्त कोशिका, जिसे आरबीसी कहते हैं, में स्थित हीमोग्लोबिन एक अद्वितीय जटिल रासायनिक यौगिक है। इसके अभाव में श्वसन क्रिया नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की रचना 2 भागों से मिलकर होती है। हीमोग्लोबिन की रचना 2 भागों से मिलकर होती है। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत लगभग हीमेटिन अथवा हीम कहलाता है। इसी भाग में लौह परमाणु पाया जाता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का 95% भाग ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन का परिवहन करने में सक्षम होता है तथा प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में 19 से 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। अब लास्ट है, कोशिकीय श्वसन के उपरांत बने कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी रुधिर संरचना के माध्यम से होता है, परंतु केवल 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का ही
परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुटकर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाते हैं तथा इसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। लगभग 85% कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा के जल में घुलकर बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं तथा इसी रूप में फेफड़े के वायुकोष्ठ में पहुंचकर पुनः रक्त से अलग हो जाते हैं, अतः शरीर का बाहर निकल जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि अप्रोक्स ये 1 घंटा 40 से 45 मिनट अप्रोक्स बोलने में लगता है। तो एक लाइक करके एक मोटिवेट करो और वैसे जो भी स्टडी ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप उस पर शेयर करें और वैसे दोस्तों को तो बिल्कुल शेयर करें जिस कंपटीशन का तैयारी आप करते हैं उसी कंपटीशन का तैयारी आपका दोस्त भी करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।